तारा एक तवायफ की व्यथा। जगमग जगमग रोशनी के बीच बसा ये शहर कितना सुंदर लग रहा है। रात होने को है, सब अपने अपने घरों में अपने परिवार के साथ सुख की नींद ले रहे हैं। मगर इसी शहर में है एक बदनाम गली। जब रात में सड़कों पर सन्नाटा छा जाता था, तब इस बदनाम गली में शहर के अमीरों का आना जाना शुरू हो जाता था। माला की हवेली इन तवायफों की भी अकड़ देख रहे हो। हवेली तो ऐसे लिख रही है जैसे बाप दादा राजा महाराजा रहे हो। अरे अपने को क्या है, बस आज की रात एक हसीना मिल जाए बस। और वो अंदर आते हैं। कहने को वो हवेली थी, मगर लोगों के बीच यह हवेली कोठे के नाम से मशहूर थी। कोठे के बीच बैठी थी तवायफें। घुंघरुओं की छन छन, गजरे की महक पूरे कोठे में फैली थी। उन तवायफों की मालकिन थी सबसे बड़ी तवायफ माला, जो बड़ी ही शान से हुक्के के कश लिए जा रही थी। आओ सेठ आओ, आज बड़े दिन बाद माला के गरीब खाने की और रुख कैसे किया। अरे माला, तलब ही ऐसी हो रही थी कि हम दोनों खुद को यहाँ आने से रोक ही नहीं पाए। तो मानो या ना मानो सेठ, हम अमीर भी हम तवायफों के गुलाम ही बन जाते हैं। बताओ आज कौन से मोती के लिए आए हो। आज तो एकदम नया मोती चाहिए माला रानी। कजरी, इसे कमरा नंबर 12 में छोड़ाओ। अब तुम बताओ घोष बाबू। मुझे मोती नहीं, तारा चाहिए। तारा का नाम सुनते ही माला के त्योर चढ़ गए थे। सेठ, तारा को मांगने की हिम्मत मत करना। तारा की कीमत तुम दे नहीं सकोगे। आज कजरी से काम चलाओ। क्या कीमत है तारा की? माला रानी, तुम बोल तो ऐसे रही हो जैसे तवायफ नहीं, सोने का सौदा कर रहा हूँ। याद रखना, सोने सा चमकीला बदन रखने वाली तवायफ की इज्जत तो हमेशा मिट्टी ही रहती है। खुश बाबू, आज तारा की कीमत लगा रहे हो? क्या बात है, कोई लॉटरी हाथ लग गई क्या? या कहीं एक अमीर ने दूसरे अमीर का घर तो नहीं लूट लिया? जिनकी खुद की इज्जत लुटी हुई हो, वो लूटने की बात कर रही है। अपनी औकात मत भूलो तारा। औकात तो बाबू तुम्हारी भूख से बहुत बड़ी है। अगर तवाइफें ना होती तो सड़कों पर बलात्कार की संख्या बढ़ती जाती। भले ही हम तवाइफों की इज्जत माटी क्यों ना हो, पर हमारे आंगन की इस माटी से बनने वाली दुर्गा मैया की मूर्ति तेरे घर में भी जाती है। बंगाली ही है ना तू? क्या तुझे इतना भी नहीं पता, जिस जमीन पर तू खड़ा है उस आंगन की माटी हर माटी में सबसे पवित्र और शुभ है। माला ताई, इसे कहो चला जाए, आज मेरा मूड नहीं है। हाँ। घोष का बहुत अपमान होता है और वह संजय के साथ चला जाता है। यार, तू भी इतना क्या नाटक कर रहा था? आखिर तारा में ऐसा क्या है जो तुझे वही चाहिए थी? कोई और मांग लेता। तारा में वो अकड़ है जो यहाँ की किसी भी तवायफ में नहीं है, और देखना एक दिन मैं वही अकड़ कुचलूंगा। अरे तारा ऐसा पंगा लेगी तो कौन ही आएगा तेरे पास? जरा मोल भाव करते तो वो ज्यादा दाम दे देता ना। दाम नहीं, दिल चाहिए ताई। मर्द अगर दिल दे बैठे ना तो वो तवायफ के लिए भी लड़ जाता है। बस उसी का इंतजार है। चल ख्वाब से बाहर आ और अगले आदमी का इंतजार देख आगे। आलीशान घर में रहने वाले गोविंद का मन बड़ा ही कोमल और धार्मिक था। वह सुबह उठकर सबसे पहले ईश्वर का नाम जपता था, फिर मंदिर जाता, पूजा करता। नाम जपते जपते कल सुबह पूरी हो जाती। गोविंद को पता भी नहीं चलता था। रेखा, मैंने नाश्ता बना दिया है, कहना को भोग लगा दिया है, रंजीत को भी उठा देता हूँ, फिर सब साथ बैठकर नाश्ता करेंगे। सुनो जी, इतनी अच्छी क्यों हो आप? देखते देखते कितने साल बीत गए शादी को। आज तक आपने मुझे कभी नींद से जगाकर काम ही नहीं करने दिया। कान्हा मेरी उम्र भी आपको लगा दे। ओहो, सुबह सुबह ऐसी बात है। हरे राम हरे कृष्णा करो ना रेखा, क्या पति का नाम जप रही हो? अच्छा जी, ठीक है। और सब नाश्ता करने आते हैं। हमारा लाडला हर्ष कब लौट रहा है? पता नहीं जी, कहकर तो 2 दिन का गया था, शायद जल्दी ही वापस आ जाएगा। भैया, वो आपने दुर्गा पूजा के लिए मिट्टी मंगाई थी तो मैं ले आया। दुर्गा पूजा के लिए? ये तो मुझे किसी ने बताया ही नहीं। हाँ रेखा, मैं हर त्योहार मनाऊंगा ताकि मेरे स्वर्ग से घर की सभी बलाएं माता रानी हमेशा दूर करें। भैया एकदम करेंगी। मैं मिट्टी ही ऐसी लाया हूँ, सबसे शुभ जगह से, माला की हवेली से। ये सुनते ही गोविंद के हाथ एकदम रुक गए और वह रंजीत को गुस्से से देखने लगा। क्या कहा? माला की हवेली? तवायफ खाने की मिट्टी से मेरी देवी माँ बनेंगी? ये क्या अनर्थ कराने वाला था तू नालायक? गोविंद जाकर सबसे पहले उस मिट्टी को बाहर फेंकता है। जो औरतें खुद को बेचती हैं, अपनी मान मर्यादा तक त्याग चुकी हैं, इस घर में वहाँ की मिट्टी तो क्या, वहाँ की धूल भी इस घर में नहीं आएगी। पर भैया, सब कहते हैं वहाँ की मिट्टी शुभ है।
बस तू वहाँ गया था ना, सबसे पहले तो नहा करा, और हम आम मिट्टी से ही बना लेंगे माँ की मूर्ति। मेरी मैया भक्ति की भूखी है, मिट्टी की नहीं। गोविंद की नजरों में बदनाम गली का तवायफ खाना जहान की सबसे घटिया जगह थी। हर्ष अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था, सब मस्ती मजाक कर रहे थे। ओके, तू विवेक ट्रूथ या डेयर? डेयर। तो बता तेरी कोई डीपेस्ट डार्केस्ट सीक्रेट। बताता हूँ, बस तुम मुझे जज मत करना। मैं एक बार माला की हवेली में गया था। हाँ, क्या ये सच है विवेक? हाँ दोस्तों, बस ये बात मेरे घर वालों के सामने भूल कर भी मत बता देना, वरना वो मेरी टांग तोड़कर उसकी माला बनाकर मुझे ही पहना देंगे। क्यों हर्ष, तेरा मन नहीं करता क्या तवायफ खाने में जाने का? सब लड़कों का तो करता है। मन का क्या है, यूं मुट्ठी बंद कर लिया तो मन तो अपने ही काबू में है। पर मैं तो खुश हूँ अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। वही गर्लफ्रेंड जिसे किसी ने देखा नहीं और उसे सुना भी नहीं, तू और तेरे ख्याली पुलाव। तारा, तुझे इतना विश्वास क्यों है कि तुझ पर दिल लगेगा दाम नहीं? विश्वास तो मुझे तब भी बहुत हुआ था जब मेरा बापू मुझे इस कोठे पर बेचकर चला गया था। फ्रॉक पहने नन्ही तारा अपने बापू की उंगली को थामे सड़क पर चल रही थी। बापू, हम कहाँ जा रहे हैं? मैंने कहा था ना तारा कि तुझे शहर में नए कपड़े दिलाऊंगा, तो चल वहीं चलते हैं। और उसके बाप ने उसे खड़ा कर दिया था माला की हवेली पर। ले माला और मुझे मेरे पैसे दे। शाबाश, ले ही आया ना आखिर इसे तू, और कर दिया साबित कि मर्द हमेशा मर्द ही रहता है। ले पैसे और दोबारा यहाँ मत आना। बाबू, कहाँ जा रहे हो बाबू? मुझे तो ले जाओ, मुझे यहाँ अजीब लग रहा है। तारा रोती हुई अपने बापू को जाता देख रही थी। सुन तारा, यही है हम तवायफों की जिंदगी। लोग आते हैं, पैसे फेंकते हैं और हम बिक जाते हैं। हम बिक रहे हैं, ये हर कोई देख रहा है, मगर ये अमीर हमें खरीद रहे हैं, ये कोई नहीं देखना चाहता। अब तेरी भी यही जिंदगी है, इसे रोकर जीना है या हंसकर, वो तेरा फैसला है। और कुछ सालों बाद माला ने तारा को भी तैयार करके कोठे का हिस्सा बना दिया। तारा के कमरे में शहर से अमीर लोग आते गए जाते गए और ये सिलसिला चलता गया। और उस दिन माला ताई की बात सुनकर मैंने हंसकर जीने का फैसला कर लिया था। मगर तू जानती है कजरी, विश्वास कितनी बार ही क्यों ना टूटे, आप ये करना नहीं छोड़ते हैं। मैं जानती हूँ मेरे दिल का दाम लगाने वो जरूर आएगा। रात में फिर से माला की हवेली में जोर शोर से मर्दों का आना जाना शुरू हो गया था। तभी काला कंबल ओढ़े रात के अंधेरे में एक आदमी वहाँ आता है और वह माला के सामने जा खड़ा होता है। आओ बाबू रंजीत, बड़े दिन बाद आए हो। माला ताई, बदनाम गली में आने से पहले देखना पड़ता है, कोई देख ना ले, ऊपर से मेरा संत भाई भी ना। उफ। जन्नत में आने के लिए मरना तो पड़ेगा ही ना सेठ। बताओ क्या लोगे आज? बस जन्नत ही चलेगी। और माला रंजीत को एक कमरे में भेज देती है। रंजीत का कोठे पर आने जाने का सिलसिला पुराना था और आगे भी चलता गया। एक रात रोज की तरह ही रात में कंबल ओढ़े हुए वह आदमी माला के सामने जा खड़ा होता है। धन्य बाग हमारे जो आप इस माला की हवेली में पधारे गोविंद बाबू। उस काले कंबल के पीछे और कोई नहीं, भगवान का भक्त गोविंद ही था, जिसके माथे पर ना कोई चंदन का टीका था, ना ही चेहरे पर कोई मासूमियत थी, तो बस भूखे मर्द की हैवानियत। गोविंद कंबल हटाकर जोर से हंसता है। माला ताई, ये नशा भी ऐसा नशा है कि कितने ही दिन बाद क्यों ना हो तब भी उतरता ही नहीं है। आपसे ही माला की दुकान चल रही है साहिब, वरना आजकल ये चिंदी अमीर दाम के नाम पर बस छुट्टे पैसे देते हैं। आप बताइए आज किसके पास जाना है? माला ताई, भगवान का भक्त हूँ और नजर का पक्का। जहाँ एक बार दिल अटक गया तो अटक ही गया, पर इस बार मैं मजे करने नहीं आया हूँ, मजाक खरीदने आया हूँ। माला ये सुनकर चौंक जाती है। क्या तुम मेरी तवायफ खरीदना चाहते हो? दाम जो तुम बोलो माला। गोविंद सेठ, जानते हो ना माला की तवायफ बिकाऊ नहीं है। कजरी ये बात जाकर तारा को बता देती है। मुझे माला ताई पर विश्वास है कजरी, वो कभी भी मुझे बेचेगी नहीं। बचपन में एक बार तो तारा का विश्वास उसके बाप ने तोड़ा था, क्या इस बार माला उस विश्वास को बचा पाएगी? तारा और कजरी की बातों से एक बात तो तय थी कि माला सबका सौदा कर सकती थी, मगर तारा का नहीं, क्योंकि कोई अपने सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को दूसरे को क्यों ही देगा। देखो गोविंद बाबू, आपकी जरूरत माला तो समझती है, मगर उन बाकी मर्दों को कौन समझाएगा जिन सबकी जरूरत मेरे इस कोठे का सबसे नायाब हीरा तारा है। अगर उस तारा को ही तुम्हें दे दूंगी तो फिर मैं और मेरी लड़कियां क्या खाएंगी? आखिर इसके लिए ही तो रात में शहर के सारे सफेद पोश अमीर यहाँ अपनी हवस बिखेरने आते हैं।
गोविंद के 1000 बोलने पर भी माला उसकी बात नहीं मानती है। रेखा की नींद खुलती है और वो गोविंद को बगल में ना पाकर बेचैन होकर उठ जाती है। ये कहाँ गए? कहीं ये फिर मंदिर में रात का जाप करने तो नहीं गए? हे कृष्णा, क्या सारी भक्ति खुद के लिए करवाओगे इनसे? कुछ तो अपने परिवार के लिए सोचें, ये कभी तो सोचें। हे भगवान, इनको दे दो ना जो ये मांग रहे हैं, जब ये इतना ही मांग रहे हैं। बेचैन रेखा उठकर रंजीत के कमरे को खटखटाती है। हाँ भाभी, आप सोए नहीं इतनी रात को भी? वो तुम्हारे भैया यही है क्या? वो नजर नहीं आ रहे। अरे भाभी, वो भक्त हैं, जरूर किसी मंदिर में माथा टेकने गए होंगे। आप सो जाइए। रेखा चली जाती है और तभी रंजीत घड़ी देखता है। वैसे मेरा भी समय हो ही गया है मेरे वाले मंदिर में जाने का। माला रानी, शिकार तैयार रखो, मैं आ रहा हूँ झपटने। तारा कजरी का हाथ थामकर खिड़की के पास खड़ी आसमान निहार रही थी। क्या देख रही है तारा? देख रही हूँ कि ये तारों से भरा आसमान कितना विशाल होता है ना कजरी। इसमें पंछी पंख फैलाकर जितनी दूर चाहे उड़ सकते हैं। ये बड़े बड़े विमान भी अपने आप में समा लेते हैं। नटखट लोग पतंग उड़ाते हैं तो कोई जलती लालटेन छोड़कर अपनी ख्वाहिशें इस आसमान से कह देता है। बड़ी शायराना हो रही है तारा। इन तारों में से वो जो सबसे चमकीला तारा है ना, वो तू ही है। एक ऐसी तारा हूं जो इस आसमान में ना कभी जा सकती हूँ, ना ही कभी खुले में उड़ सकती। इन मर्दों ने हमारे पांव में पैसों की बेड़ियां बांध रखी हैं। हम तवायफ चाह कर भी खुले में सांस नहीं ले सकते। अगर जरा सा भी बाहर निकले तो ये बेड़ियां खींचकर हमें फिर से दलदल में फेंक देंगे। और ये दुनिया, खजरी, क्या ये दुनिया तवायफों का उजाले में इस दहलीज को लांघना देख सकेगी? कोई हमसे बात करना तो दूर, पास खड़े होकर भी पाप समझता है। पर देख इस आसमान को, यहाँ सारे तारे एक जैसे हैं, मगर हम तवायफों को इन इंसानों ने हमेशा अलग ही माना है। हाँ तारा, शायद यही हमारी किस्मत है, कोठे से शुरू होकर कोठे पे खत्म। गाने तो बहुत बन गए हैं कजरी। इन्हीं लोगों ने ले लेना दुपट्टा मेरा, राम तेरी गंगा मैली हो गई। मगर आखिर गंगा को मैली करने वाले भी तो इनमें से ही हैं। ये दुपट्टा सीने से भी यही छीनते हैं ना, तो तवायफ कैसे मैली हुई? जब हवस का मैल तो इनके खुद के शरीर पर फैला है। काश गाने ऐसे होते जिसमें ना गंगा कभी मैली हुई हो, ना ही कभी होगी, कभी नहीं होगी। कजरी भी तारा को सीने से लगाकर रोने लगती है और तभी दरवाजे पर खटखट होती है। दरवाजा खुलता है और माला कजरी को इशारा करती है। कजरी तारा को लेकर बाहर आ जाती है। क्या हुआ ताई? वो रईस फुटा कि नहीं फुटा यहाँ से? आ जाते हैं मुंह उठाकर तारा को मांगने। माला की हवेली की शान है तारा, अगर उसे हासिल करना है तो दाम नहीं दिल चुकाना होगा। हाँ। कजरी, तारा का सामान बांध, अब इसका जाने का समय आ गया है। ये सुनते ही तारा और कजरी एकदम हिल गई थी। तभी तारा को पीछे से आकर गोविंद कमर से दबोच लेता है। आए हाय, आखिर में आ ही गई तू मेरे हाथ में तारा रानी। अब तेरे इस सुनहरे बदन को इतना प्यार करूंगा कि तू जगमगा उठेगी। सबर कर गोविंद सेठ, इसे पहले लेकर तो जा, फिर चाहे जो करना। कुछ देर पहले गोविंद के बार बार कहने पर भी माला नहीं मानती है। निकल जा सेठ और आगे से अपनी औकात देखकर आना। औकात? गोविंद पैसों से भरा बैग माला के आगे फेंकता है। पहले एक बैग, फिर दूसरा, फिर तीसरा। इतने पैसे देखकर माला के मुंह में पानी आ गया था। गोविंद सेठ, माला का मुंह कैसे बंद करना है ये तुम अच्छे से जान गए हो। अब इनसे तो मैं और भी तारा खरीद के ला सकती हूँ। मगर इस तारा जैसी और कोई भी नहीं है, बुलाओ उसे। माला के फैसले के आगे सब तवाइफे नजरें झुकाए तमाशा देख रही थी। कजरी तारा का सामान ला देती है। मैं तेरी बेटी जैसी थी ताई, तूने मुझे बेच दिया, मेरे विश्वास को बेच दिया। एक की कुर्बानी से मेरी इस हवेली का भला होगा। गोविंद तारा का चेहरा घूंघट से ढक देता है और तारा को खींच कर ले जाने लगता है। वह जमीन पर गिरी हुई थी।
गोविंद उसे जानवरों की तरह घसीट रहा था। ओ नदी और नारी रहे, औरों का कलंक सर ढोते, राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। गोविंद खुद को काले कंबल से ढककर फिर से सफेद पोश बन जाता है और जैसे ही वह बाहर निकलता है तभी रंजीत उससे टकरा जाता है। माफ करना भाई साहब। गोविंद रंजीत को देखकर सक पका जाता है, मगर रंजीत ने गोविंद को नहीं देखा था। सॉरी भाई, देखा नहीं था। वो जन्नत में जाने की जल्दी मुझे ना अंधा बना देती है। ओह, वैसे आप तो शायद महफिल ही लूट आए हैं, बेचारी माला। चलो मजे करना। हाँ, औरत मजे के लिए ही तो होती है। आओ खेलो, नोचो और रख देना फिर कैद कर अपने बिस्तर पर, हमेशा हमेशा के लिए। हे भगवान, मुझे क्यों लड़की पैदा किया तूने। सुबह तक गोविंद घर नहीं लौटा था, मगर रंजीत आ गया था। आखिर कहाँ गया गोविंद। शहर में माला की हवेली की जगह एक जगह और थी जहां अमीरों का आना जाना था, ओबरॉय होटल, जिसमें आते थे शहर के बड़े अमीर अपनी अय्याशियों के लिए। उस होटल के एक कमरे में बिस्तर पर पड़ा था गोविंद और बिस्तर के एक कोने में अपनी लुटी हुई आबरू को सिमटे हुए पड़ी थी तारा। तारा की आंखों से उसके सारे टूटे सपने बिखरे हुए थे। मैं एक ऐसी कैद आ गई हूं बाबू, जहां से शायद अब कभी नहीं निकल पाऊंगी। तुमसे वादा किया था कि रुकूंगी, तुम्हारे दिल को मेरे से मिलने तक कैसे भी ये तारा सिर्फ तुम्हारी होगी। मैं हार गई। तारा सड़क पर खड़ी रास्ते को निहार रही थी और देख रही थी वहां से जा रहे उन दो कदमों को जो शायद अब कभी लौटकर नहीं आने वाले थे। तारा वहीं खड़ी रही, मगर वक्त भागता चला गया। सुनो, तुम्हारी पूरी कीमत देकर आ चुका हूँ, तो आज से तुम मेरी हो। बस अपना दिमाग लगाने की कहीं कोशिश मत करना। लो, इस बैग में कपड़े हैं, पहन लो। उधर दरवाजे की घंटी बजती है। परेशान होकर रेखा दरवाजा खोलती है तो वहां खड़ा था गोविंद, और गोविंद के बगल में खड़ी थी दुल्हन बनी तारा, जिसका चेहरा घूंघट से ढका था। रेखा के कदम एकदम से लड़खड़ा चुके थे। हे राम, ये क्या दे दिया तूने। हे जी, ये आप क्या लेकर आए हैं। गोविंद की आंखों में आंसू थे। वह तारा को लेकर अंदर आता है। रेखा, ये क्या हुआ, कैसे हुआ, मैं खुद नहीं जान सका हूँ। मेरे पास और कोई भी चारा नहीं था। सुनिए, आप मजाक कर रहे हैं ना। कहीं आप अपने मंदिर की भजन मंडली से तो नहीं लेकर आए हैं कोई। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। मैं सपना देख रही हूँ। नहीं नहीं। रेखा खुद को जोरों से थप्पड़ मारने लगती है। रंजीत भी बाहर निकल कर आता है। उसे भी विश्वास नहीं हो रहा था। रंजीत को देख तारा पहचान जाती है कि ये भी माला की हवेली का ग्राहक है। वाह, सारे दरिंदे एक ही घर में। अच्छा है, अब सारे मुझे ही नोचकर अपनी भूख शांत कर लेंगे तो दूसरी लड़कियां तो महफूज रहेंगी। हम तवाइफों का तो काम ही सड़क पर लड़कियों को सुरक्षित रखना है, क्योंकि तवाइफ खाना ही कुछ दरिंदों की भूख शांत कर हादसे होने से बचा लेता है। रेखा, संभालो खुद को। यही भगवान की मर्जी थी और इस परिवार की भलाई। मैं ऐसी परिस्थिति में खड़ा हो गया था कि मुझे इसे अपनाकर घर लाना ही पड़ा। गोविंद आधा अधूरा सच बताकर रेखा को समझाना चाह रहा था। भाई, ये सच नहीं है ना। आप तो देवता है, आप भाभी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। रंजीत, मेरा तन मन सिर्फ भगवान और रेखा के नाम ही रहेगा। बस ये लड़की घर के किसी कोने में रह लेगी। तारा खुद लाश की तरह हो गई थी। वह सबको उधर ही छोड़कर घर के कमरे में चली जाती है। अब तक तो किसी ने तारा का चेहरा भी नहीं देखा था। इसे भी मैंने भगवान की मंजूरी मानी है। कल घर में एक जश्न होगा, हर्ष के वापस आने के नाम, और फिर सब ठीक होगा। उस रात रेखा के सोने के बाद गोविंद फिर से तारा के कमरे में आता है और उसे बकवास करने लगता है। रोज सुबह माथे पर चंदन लगाने वाला गोविंद हर रात को माला की हवेली में जाकर तवायफ के बदन को नोचता। यही था उस गोविंद का सच। डैडी, ये बड़े लोगों की पार्टी है। मैं और मेरे दोस्त जरा रूम में जा रहे हैं। आजकल के बच्चे भी ना। रेखा, तारा भी घूंघट कर तैयार होकर बाहर आती है। गोविंद उसे लेकर आता है। महफिल है और लोग भी हैं। तुम तो नाचना गाना जानती ही हो, तो शुरू करो अपना मुजरा। लोग भी देखें कि गोविंद क्या हीरा खरीद कर लाया है। तारा मजबूर होकर नाचना शुरू करती है। उसे नाचता देख सबके मुंह खुले रह गए थे और घूमते घूमते वह फर्श पर गिर जाती है। ओ, मुझे लोग कहते हैं कदमों की धूल, मुझे लोग कहते हैं
कदमों की धूल मुझे आप छू दे तो मुझे आप छू दे, बन जाओ फूल मुझे लोग कहते हैं, कदमों की धूल मुझे लोग कह। हर्ष के कानों में ये आवाज पड़ती है और वह बाहर की ओर आने लगता है। नाचते नाचते तारा का घूंघट उठ जाता है। जैसा कि बताया था, तारा को सिर्फ अमीर लोग ही जानते थे, अमीर पैसों से भी और हवस से भी। अरे ये तो तारा है। हाँ, ये तो माला की हवेली वाली तारा है। हाँ, तवायफ तारा। गोविंद, रेखा, रंजीत सब चौंक गए थे। क्या घर में एक तवायफ आई है? तभी हर्ष आकर तारा को उठाता है और तारा उसके सीने से लग जाती है। अब देखिए आगे क्या जिस दिल की तलाश तारा को थी वो अब कहीं कुचला जा चुका है। क्या ये महलों के हुक्मराने तवायफों को यूं ही नोचते रहेंगे? हर्ष जमीन पर गिरी हुई तारा को उठाता है और उसका चेहरा देखता है। वहां खड़े सभी लोग उसका चेहरा देख रहे थे। हाय हाय, तवायफ के कदम, वो भी इस मंदिर जैसे घर में पड़े हैं। राम 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 राम। ऐसी भी क्या मजबूरी थी गोविंद भाई साहब की जो इस तवायफ को नाच गाने के लिए बुला लिया। तुम? तारा हर्ष को देख हैरान थी। तारा कुछ बोल पाती कि तभी रेखा उसका हाथ पकड़कर उसे दूर करती है। बेटा तू इससे दूर ही रह, मत छू इसे। हे जी, मेहमानों को भी भेज दीजिए, घर की बात घर में ही रहे तो अच्छा है। और सब मेहमान भेज दिए जाते हैं। आखिर इस घर में हो क्या रहा है? और ये तवायफ तवायफ क्या लगा रखा था इन बेवकूफों ने? अब कोई कुछ बोलेगा भी या नहीं? तेरे बाबा उठाकर लाए हैं एक तवायफ को इस घर में। ये है तवायफ, माला हवेली की तवायफ तारा। तू ही पूछ इनसे। हर्ष ये सुनकर हैरान हो जाता है। वह तारा की ओर बस देखता हुआ जा रहा था। उधर तारा को पहली बार तवायफ शब्द गाली की तरह चुभ रहा था। तवायफ तवायफ तवायफ, हाँ हूँ मैं एक तवायफ। नाचती भी हूँ, गाती भी हूँ, रात में लोगों की भीड़ भी बुलाती हूँ। तो मुझे तवायफ बनाया किसने? इन मर्दों की भूख ने। ये जो मर्द अपनी पत्नी का आंचल छोड़कर दूसरी औरत के पल्लू में जाकर छिपते हैं, वो बनाते हैं हमें तवायफ। आज खुद से पूछना पड़ रहा है कि क्या तवायफ होना इतना भी बुरा है? जो ये सब लोग जिनसे मैं कभी मिली नहीं, जानती तक नहीं, सब मुझसे घृणा से देख रहे थे। और क्या, तवायफ होना बुरा ही तो है। शरीफ घर की लड़कियां ये सब काम नहीं करती। अच्छा रंजीत बाबू, और शरीफ घर के मर्द कोठे के चारों ओर मंडराते रहे, वो चलेगा, पर वो मर्द है ना, उनकी तो बस जेब कटती है। अरे हम औरतों का तो बदन कटता है, बदन। अपनी पेट की भूख को शांत करने के लिए हम तवाइफे हर रात कितना जलती है, तुम सबको क्या अंदाजा। पर आप तो जानते होंगे न रंजीत बाबू, आपका तो आना जाना लगा ही रहता है माला की हवेली में। रेखा और हर्ष रंजीत को घूर कर देखते हैं। ये आप लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? भाई साहब से पूछिए, आखिर तवायफ को यहाँ उठाकर क्यों लाए हैं? अब तो चुप्पी तोड़िए जी, ऐसी क्या मजबूरी थी जो घर में मेरी सौत ले आए हैं, वो भी तवायफ। हाँ, ले आया घर में तवायफ, क्योंकि इसने मुझे मजबूर कर दिया था। इन लड़कियों ने पैसे ऐंठने का धंधा कर लिया है। मैं तो अच्छा भला उस ओर से जा रहा था कि उस माला ने मुझसे पैसे लेने के लिए इसको मेरे गले में डाल दिया और कहने लगी अगर ऐसा नहीं किया तो पुलिस में ले जाकर कहेगी कि मैंने इसके साथ कैसे कैसे गलत काम किए हैं। बताओ मैं क्या करता रेखा, हर्ष, मैं क्या करता? मुझे मेरा स्वर्ग सा घर बचाने के लिए ये बात माननी पड़ी। सोचा इस मंदिर की चौखट पर पांव रखेगी तो उस घटिया जिंदगी को बाहर ही छोड़ देगी, मगर एक तवायफ अपनी जात कभी नहीं भूलेगी, कभी नहीं। बस बाबा बस, अगर यही बात है और तारा को यही रहना है तो ये रहेगी, यही रहेगी, मगर अब इस घर में तवायफ शब्द कोई नहीं बोलेगा, कोई भी नहीं। तो भैया मैं तारा को क्या बुलाऊं, छोटी भाभी या फिर? गोविंद रंजीत की ओर घूर कर देखता है। तारा रोती हुई कमरे में चली जाती है और उधर चालाक गोविंद अपनी चाल चल ही चुका था। तारा को खुद से सोने के पिंजरे में कैद कर ये जताने लगा कि तारा ने उसे फंसाया है। रेखा उदास होकर गोविंद को गले लगाती है। मैं तो डर ही गई थी, दुनिया चाहे जो भी बोले, आप मेरे लिए देवता हैं और रहेंगे। बस उस लड़की से थोड़ा दूर रहना है,
मैंने सुना है कि कैसी लड़कियां अपने रूप रंग से डोरे डालकर आदमियों को वश में कर लेती हैं। और गोविंद जैसा शिकारी सियार चुपचाप बेदाग इस मुसीबत से निकल चुका था। तारा अपने कमरे में आकर खूब हंसती है। वाह वाह रे तेरी बनाई हुई रीत भगवान। औरत शादी करके मर्द के साथ रह लेती है तो वह इतनी अंधी हो जाती है कि यह देख ही नहीं पाती कि उसका मर्द बाहर तेरी सौत बना रहा है। औरत होकर औरत को नहीं समझने वाली दुनिया कितनी सुंदर है तारा, ये कितनी सुंदर है। तारा सो जाती है। आज जमाने बाद कहीं ना कहीं रात में उसे बिस्तर पर आराम से सोने का मौका मिला था। आज उसे कोई नहीं नोच रहा था। आज कोई भी दरवाजे पर आकर उसका सौदा नहीं कर रहा था। मगर आखिर कब तक? तारा के कमरे का दरवाजा खुलता है और आहिस्ता से कोई अंदर आता है। वह तारा को सोते हुए देख रहा था। अचानक वह तारा के ऊपर झपट पड़ता है और उसका मुंह दबा देता है। मत करो, आज मत छू मुझे, मैं बस थोड़ी देर सोना चाहती हूँ। और तभी वह कमरे की रोशनी जला देता है। वह गोविंद नहीं हर्ष था। हर्ष और तारा एक दूसरे को देखते हैं, पर तारा की आंखों में हया भरी हुई थी। तारा, ये सब आखिर तुमने मेरा इंतजार क्यों नहीं किया? और ये तवायफ, ये सौदा, ये ब्लैकमेलिंग, ये सब आखिर क्या है? तारा कुछ नहीं बोलती है, मगर हर्ष तारा का चेहरा उठाकर अपनी ओर करता है। ये तब की बात है जब आलीशान हवेली की खिड़की से तारा आसमान को छूने का ख्वाब देखने लगी थी। तारा क्या कर रही है? आदमी लोगों का जमावड़ा शुरू हो गया है। अब जल्दी से चल, सबसे ऊंचा दाम तो तुझ पर ही लगेगा। खजरी रुक, वहां क्या है? उस ओर जहां आसमान जमीन को छूता हुआ नजर आ रहा है। मुझे वहां जाना है कजरी। तेरा दिमाग खराब हो गया है तारा। माला ताई हमें चौखट पार नहीं करने देती और तू गगन छूने निकलेगी, छल्ली कहीं की। हाँ, चल अब। मगर तारा के इरादे तारा के सपनों से भी मजबूत थे। उस दिन भी तारा की सबसे ज्यादा बोली लगी। जितने मोटे पैसे उतना ही मोटा वो आदमी भी था, जिसकी उम्र शायद 50 से ऊपर थी। मगर तवाइफों को चुनाव करने की कहाँ इजाजत होती है? चुनाव तो ये मर्द करते हैं। ये सुंदर है, ये कम सुंदर है, ये मोटी है, ये नाटी है, रंग में काली है, गोरी नहीं है। इसी सब चीजों का दाम लगता था, जिसमें तारा सबसे खूबसूरत और पसंदीदा थी। तारा उस मोटे सेठ के साथ कमरे में चली जाती है। रात को तारा उठती है तो सेठ उसके आधे बिस्तर पर फैला पड़ा था। वह उठकर खिड़की के पास जाती है और फिर से आसमान निहारने लगती है। कजरी के दरवाजे पर खटखट होती है। वह हड़बड़ाई सी उठती है और दरवाजा खोलती है तो दरवाजे पर तारा चेहरा ढके खड़ी थी। ये सब क्या है? चल कजरी, आज हमारी नीले गगन को छूने की बारी है। कजरी उसे मना करती है, मगर तारा जिद करके उसे ले चलती है और दोनों शहर दूर वादियों में पहुंच जाते हैं। सच में ऐसा ही लग रहा था जैसे पहाड़ आसमान को चूम रहा हो। कजरी, तू भी झूम ले इस खुली हवा में, इस हवा को महसूस कर। यहाँ कोई सौदेबाजी नहीं होगी। काश हर तवायफ इतनी बेखौफ होकर बाजार में भी चल सके। तारा और कजरी चले जाते हैं, मगर वहाँ कोई और भी था जो इन्हें दूर से देख रहा था।